ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने भी लोगों को डराना शुरू कर दिया है। क्यों होता है ब्लैक फंगस और किसको हो सकता है, क्या है इसका बचाव, इसके लिए हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता ने दिल्ली के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव जैन से बात की है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी लोगों को ज़्यादा डरा रही है। हालांकि ब्लैक फंगस के बाद येलो फंगस भी और नई नई चीज़ें इस बीच में निकलती आ रही है। पहले कभी इस बारे में सुना नहीं, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि कोई नई बीमारी ऐसा नहीं है और इतना घबराने की जरूरत नहीं है इस पर। इसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर राजीव जैन हैं, आई स्पेशलिस्ट। उनसे बातचीत करते हैं, ब्लैक फंगस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब का सबसे पहले स्वागत है दिल्ली दर्पण टीवी में। ब्लैक फंगस पहले लोगों ने नाम नहीं सुना था, और जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, इसके बाद ब्लैक फंगस के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया है और ये बीमारी भी सामने आने लगी है। तो क्या ये कोरोना से रिलेटेड ही बीमारी है ये? ब्लैक फंगस यानी मिकोरमाइकोसिस, ये बीमारी पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि कोरोना टाइम में ये बीमारी नई बीमारी आई है। ब्लैक फंगस और मिकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है जो पहले भी देखा गया था, बहुत कम पेशेंट्स में देखा गया था पहले, लेकिन कोरोना वायरस आने की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है क्योंकि स्टेरॉइड्स दिए गए हैं उनकी। और जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, यानी जिनकी इम्यूनिटी कम थी, उनमें इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये हमेशा से ऐसा होता हुआ है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनमें फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। स्टेरॉइड देने की वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए। जिन लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स बड़े होते हैं और अनकंट्रोल होते हैं, उनके अंदर बॉडी में फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से मिकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। और हमने देखा कि फर्स्ट वेव में मिकोरमाइकोसिस के केसेस नहीं थे, सेकेंड वेव में आए। कोई भी ठीक से बता नहीं पा रहा कि वजह क्या है, लेकिन एक जो सस्पिशन हम लोगों के दिमाग में है वो है यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, क्योंकि जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा प्यूरिफाइड होती है। जब से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हुई है, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट येस, दिस कैन बी वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कि जब से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ हुई है, हालांकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से लोगों की जान बची है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं प्योरिटी में कोई ठीक से देखा नहीं गया और इसकी वजह से मिकोरमाइकोसिस के केस बढ़ गए। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं सबको लगता है कि हमें मिकोरमाइकोसिस होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें जो इंसिडेंस है मिकोरमाइकोसिस का, वो 1% से भी कम है। अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन है तो एक को भी मिकोरमाइकोसिस नहीं है, तो डरे ना। नॉर्मल जिंदगी में हम लोग को, हम घूम फिर रहे हैं, हमें आँख में इरिटेशन होती है, लाली होती है, आँखों में हल्की बहुत सूजन आ जाती है, हम नहीं घबराते। लेकिन अभी क्या है, एज एन आई स्पेशलिस्ट हर रोज़ हमारे पास 25 से 30 लोग ऐसे आ रहे हैं जो घबराए हुए हैं, जिनको कभी कोरोना हुआ हो, किसी को 1 महीने पहले, किसी को 2 महीने पहले, किसी को 3 महीने पहले, और वो आके बोल रहे हैं कि सर हमारा चेक करो, हमको ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है। घबराना ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग अवेयर रहें कि ज़्यादातर लोगों को मिकोरमाइकोसिस नहीं होगा। ठीक है, आप लोग सेफ हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जब हम बात करते हैं कि किन लोगों को होने के चांसेस हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी किन लोगों में कम होती है? जो बहुत लंबे समय से बीमार हो, जो लोग कीमोथेरेपी जिनको मिल चुकी हो, किडनी के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, ये लोग होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। इसके अलावा पेशेंट जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड हो। शुगर अनकंट्रोल क्यों हो सकता है हमने स्टेरॉइड दिए हो इस वजह से, या अपना शुगर का वैसे ही ध्यान ना रखा हो। ये वाले केसेस ऐसे हैं जिनमें मिकोरमाइकोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपको पिछले 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने पहले कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, घर पे बेशक स्टेरॉइड मिले हैं, नॉर्मली ओरल स्टेरॉइड मिलते हैं, किसी को 6 मिलीग्राम, किसी को 12 मिलीग्राम, विच इज़ नॉट अ हाई डोज। 30 साल के या 35 साल के व्यक्ति को अगर इतना डोज मिला है, घर पे रहा है, शुगर बढ़े नहीं है, तो वेरी 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 अनलाइकली कि मिकोरमाइकोसिस हो आपको फ्यूचर में। ये एलर्जी का सीज़न है इस वक्त बहुत लोगों को एलर्जी होती है, जब रेडनेस होती है आंखों में, पानी आता है, चुभन होती है, तो
तो हर कोई ये सोचता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, ऐसा नहीं है। हाँ, सावधानी रखनी चाहिए, साफ वातावरण रहे, सफाई रखें अपने आसपास, क्योंकि आपको स्टेरॉइड मिले हैं। जरा सा इम्यूनिटी लो सबका होता है, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस मुझे नहीं लगता कि इतना लो हो जाता है कि हर एक को म्यूकोरमाइकोसिस हो। लोग ये भी डर रहे हैं कि शायद वैक्सीनेशन से ये ज़्यादा हो रहा है, तो वैक्सीनेशन की तरफ भी लोग थोड़ा कम जा रहे हैं कि उनको ब्लैक फंगस ना हो जाए। नहीं, सो वैक्सीनेशन का ये तो भ्रांति हम दूर करना चाहेंगे। हम अपने क्लिनिक में 25 से 30 म्यूकोरमाइकोसिस के केस देख चुके हैं जो रेफ़र किए गए हैं हायर सेंटर्स में मैनेजमेंट के लिए। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको वैक्सीन की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हुआ हो, नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट। तो ये अगर कोई बोल रहा है तो वो अफवाह है, और वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है आज से 4 महीने पहले लोग डर रहे थे वैक्सीन लगवाने में, और अब उनको मिल नहीं रही है। तो वैक्सीन का तो फ़ायदा है। हमने देखा है कि हमारी मेडिकल कम्युनिटी में फर्स्ट वेव में डॉक्टर्स को ज़्यादा हानि पहुंची थी, सेकेंड वेव में हानि कम इसलिए पहुंची है क्योंकि ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स के अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स भी, सब लोगों को 2 डोज लग चुकी थी वैक्सीन की। अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो इतना सीवियर नहीं हुआ ज़्यादातर लोगों में। हालांकि हमने बहुत हमारे प्रोफेशन में, हेल्थ केयर वर्कर्स में, नर्सिस में, डॉक्टर्स में काफ़ी लोग खोए हैं, लेकिन वो हालत नहीं है जो हमने सोचा था कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो शायद क्षति और ज़्यादा होती। और इसके अलावा हर एक को मैं समझाता हूँ कि क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हैं कि आपको लगे कि मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, जहाँ भी हवा जाती है वहाँ पर ये फंगस फैल सकता है। हवा कैसे जाती है? लंग्स में गई तो लंग्स में हो गया। नॉर्मली इसकी शुरुआत साइनसिस से होती है। साइनसिस हमारे आँख के चारों तरफ बने होते हैं, हड्डियों के अंदर खाली जगह होती है हवा वाली, यहाँ पर फंगस ग्रो करता है। यहाँ से वो आँख के पीछे आ सकता है, और आँख की जो नस होती है ऑप्टिक नर्व उसको दबा सकता है, जिसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है, और वही ब्रेन में जा सकता है, जो कि बहुत घातक होता है। तो आँखों के क्या सिम्टम्स हैं जब हमको लगे कि हमको म्यूकोरमाइकोसिस है? अगर आँख सूज जाए, पलक गिर जाए, पलक बहुत ज़्यादा सूज जाए, दिखना कम हो जाए, आँख इधर उधर घूमनी बंद हो जाए, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि शायद म्यूकोरमाइकोसिस हो। और ज़्यादातर हमने देखा है जितने भी पेशेंट हमारे पास म्यूकोरमाइकोसिस के आए हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी सिवियर डिजीज से अफेक्टेड थे, जिनका स्टेरॉइड लंबे समय चला है, जिनका शुगर ऊपर नीचे हुए हैं, जो उनको कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही थी थोड़े दिन पहले तक, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग। तो ये अगर सिम्टम्स होते हैं कि दिख कम रहा है, आँख नहीं मूव कर रही, आँखों में सूजन है, लाली आ गई है, पलक गिर गई है, इनको नज़रअंदाज ना करें। अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो अप्रोप्रिएट रेफरल ले सकें। और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक है। हमारे पास इतने केसेस हैं, हम अभी तक तैयार नहीं थे, हमारे पास दवाइयों की कमी थी, अब तो दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में है अवेलेबल। तो अब इसका इलाज संभव है अगर हम उसको टाइमली डायग्नोज कर लें और हाथ के हाथ मैनेज कर लें। लोगों में अभी ये भी मिथ है कि ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है, इसका आँखें निकालनी ही पड़ेगी, वो भी एक डर है। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर हम नॉर्मल टाइम पे डायग्नोज कर लें तो हमारे कितने पेशेंट हैं जो घर गए हैं वापस एडमिट होने के बाद? फंगल इन्फेक्शन हुआ, एम्फोटेरिसिन भी, अगर एम्फोटेरिसिन नहीं मिली तो दूसरी दवाइयाँ भी हैं जो काम करती हैं उनके अगेंस्ट, उतनी इफेक्टिव नहीं लेकिन काम करती हैं। और उसके अलावा साइनस सर्जरी हुई, सारा फंगस साइनस से निकाल लिया, जो आँख के पीछे गया हुआ था वहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन लगे और पेशेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। वो बीमारी तब, वैसे कोई भी ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे, कैंसर भी ऐसे हैं जो बहुत लेट अगर उनको डायग्नोस करें तो पेशेंट्स नहीं बचते हैं, लेकिन टाइमली अगर हम डायग्नोसिस कर लें तो ये इस बीमारी का इलाज 100% संभव है, घबराने की बात नहीं है। अभी तो ब्लैक फंगस के बाद येलो फंगस भी सुनाई में आ रहा है, ये सब चीज़ें क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? ये सब ब्लैक फंगस जब हम कहते हैं, क्यों कहते हैं हम ब्लैक फंगस? इसलिए कहते हैं जब इसके लीजन्स होते हैं उनमें ब्लैक कलरेशन हो जाता है। ऐसी जो दूसरी स्पीशीज़ हैं जैसे एस्परजिलस हो गया, कैंडिडा हो गया, इनके कलर पैटर्न डिफरेंट होते हैं लीजन्स के, इसलिए इसको येलो फंगस या ब्लैक फंगस कहा जाता है, या वाइट फंगस। हर तरह के जिस भी तरह का स्किन पे या अंदर म्यूकोसा लीजन बनेगा उसका जो कलर होगा उसके हिसाब से इसको नाम दे दिया गया है। कोई भी फंगस खतरनाक नहीं है अगर टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए, और हर एक फंगस खतरनाक है अगर उसको टाइम पे डायग्नोस ना किया जाए और उस इन्फेक्शन को लंबा खींच लिया जाए। एक 2-3 चीज़ें और भी जानना चाहेंगे। एक तो घर बैठे बैठे प्रिकॉशनरी जो हम ले सकते हैं घर में रह के ब्लैक फंगस के अगेंस्ट, और दूसरी बात क्या रहे, मतलब कि कोरोना जो पेशेंट रहे हैं उनके लिए क्या स्पेशल प्रिकॉशंस है कि उनको ना हो? प्रिकॉशंस सेम है सबके लिए। मैं हर एक को समझाता हूँ कि अगर आप कोरोना से रिकवर कर गए हैं तो अच्छा खान पान, हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, धूप में जरूर बैठें,
स्टीम लें रेगुलरली, जैसे आप लेते आए। अगर सांस फूल रहा है, नाक बंद है, अपने डॉक्टर को दिखाएं, ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि अगर कोई कंजेशन है नोज़ में तो वो देख सकें कि फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। और अर्ली साइंस, जब पलक सूज जाती है, आंखों में मूवमेंट कम हो जाती है, पलक गिर जाती है, इनको नज़रअंदाज ना करें। ये तो हो गए जब हम आराम से घर पे बैठे हैं। इसके अलावा अगर हम बीमार हैं तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जो विच मे बी रिस्पॉन्सिबल जब हम बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। एक तो एक ही बीच में एक वो उठा था, कंट्रोवर्सी आई थी कि जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वो टैप वाटर यूज़ कर लिया। तो अगर ऐसा भी है तो कोशिश करें कि डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर लें, जो बॉटल के अंदर पानी डालते हैं जिससे ऑक्सीजन आती है, जिसमें बुलबुले उठते हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर हो तो बेहतर है। हमें नहीं पता कि उसकी वजह से ब्लैक फंगस है कि नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उस पानी से हवा आ रही है तो साफ पानी हो तो बेहतर है। इसके अलावा अगर स्टेरॉइड चल रहे हैं तो काफ़ी लोगों ने स्टेरॉइड चलते अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक नहीं करवाए, तो वो एक गलत चीज़ है। अगर आपको स्टेरॉइड्स मिले हैं घर पे, अगर आपको स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना ब्लड शुगर चेक करें। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो आपके फिजिशियन शुगर की दवाई देंगे ताकि उस ब्लड शुगर को कंट्रोल में किया जा सके। तो कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। एक पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, उसका मास्क दूसरा पेशेंट ना लगाए, या तो नया मास्क लें, या जो मास्क लगाते हैं हम लोग अलग अलग चीज़ों, सांस लेने के लिए नेज़ल कैनुला होते हैं, या तो नया लें। अगर नया नहीं ले सकते, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करके यूज़ करें ताकि क्रॉस इन्फेक्शंस ना हो। तो केवल कहा जाता है कि मास्क में अगर ह्यूमिडिटी जम जाती है या गीला मास्क है उसकी वजह से भी इस तरीके से, तो गीला मास्क अगर हम लगातार, जैसे हम ये वाले मास्क हैं, हम नॉर्मली घर पे जाके तो उतार देते हैं ताकि ये ड्राई हो जाएं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से जो सांस निकल रहा है उसमें ही मॉइस्चर है। लेकिन ये मास्क हम जब उतार के रखते हैं तो हम बाहर से रखते हैं, हम नहीं चाहते अंदर वाली सरफेस किसी चीज़ से टच हो। जब ये कोई अंदर वाली सरफेस गीली होगी और किसी गंदी जगह पे जाएगी तो वहाँ पर कीटाणु अपना घर जमा सकते हैं और वो हमको इन्फेक्शन कर सकते हैं। बट वो फंगल और बैक्टीरियल दोनों ही इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसलिए अपना जो भी मास्क वगैरह लगाते हैं हमेशा ड्राई रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट, कभी सोचा नहीं मैंने इस बारे में, लेकिन आपसे डिस्कशन में बाहर निकला पॉइंट। एक चीज़ और भी है कि लास्ट में मोमेंट में कोई ऐसी कोई मेडिसिन या फिर आप जनरल जो बताना चाहें दर्शकों को जो जनरल यूज़ कर सकते हैं हमेशा। सो आँखों में डालने के लिए एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप किसी भी केमिस्ट शॉप से ओवर द काउंटर ले सकते हैं। अगर हल्की सी लाली और हल्का सा पानी है तो आप लुब्रिकेंट ड्रॉप 1-1, 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार डालिए। अगर एक दिन बाद आराम नहीं आता आपको तो कृपया अपने नेत्र चिकित्सक से परामर्श करें। और अगर नाक बंद है, नाक से बलगम आ रहा है और सांस लेने में तकलीफ आ रही है, गला बंद है, दिक्कत आ रही है सांस लेने में, कान बंद हैं, तो कृपया इसको नज़रअंदाज ना करें, अर्ली स्टेजेस पे दिखा लें ताकि अगर कुछ है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट किया जा सके। जनरली ये देखा जाता है कि आंखें एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई भी सीरियस नहीं होता, मतलब कि अगर लगता है तो उसको बाद में डिले करते रहता है, बाद में दिखाएंगे। तो अभी कितना जरूरी है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अर्ली दिखाए, क्योंकि ये हमेशा ये देखा गया है कि आंखों का लाली भी हो जाए तब भी डिले कर देते हैं। देखिए, मैंने बताया कि अगर कोविड हुआ है, हमें स्टेरॉइड मिले, हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो आजकल लोग नहीं वेट कर रहे क्योंकि लोग इतने डर गए हैं। इनफैक्ट मैं वही बोल रहा हूँ कि अब उल्टा हो गया है कि जरा सी कोई चीज़ होती है जिसका कोई मायने भी नहीं है, उसके लिए भी लोग घबरा के हमारे पास आ रहे हैं। तो घबराएं ना, लुब्रिकेंट शुरू करें, आंखें ठंडे पानी से वॉश कर लें। अगर आराम नहीं आता एक दिन बाद तो दिखाएं, उससे पहले दिखाने की जरूरत नहीं होती ज़्यादातर पेशेंट्स को। डॉक्टर राजीव जैन थे हमारे साथ और फंगल जो इन्फेक्शन है उस पर हमने बातचीत की कि ब्लैक फंगस है क्या, और आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर किसी भी तरह का आपको ऐसा लगता है कि आंखों में लाली है या फिर पोस्ट कोविड पेशेंट हैं आप, तो जरूर अपने ENT स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फंगस भी है तो ट्रीटेबल है। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता।